गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। सबसे पहली बात, एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो रेजिस्टेंस भी है, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि नॉन कंडक्टिंग होता है। रेजिस्टेंस भी कंडक्टिंग होता है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंडक्टिंग। अदरवाइज तुम खुद सोचो ना, उसमें से करंट का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। अगर वो नॉन कंडक्टिंग होता तो उसमें करंट का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। बट आगे चल के हम उसका ये पढ़ेंगे, एक वर्ड आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये हाई होगा, बस हो गया। जैसे एक तो कंडक्टिंग वायर हो गया और एक रेजिस्टेंस वायर हो गया, तो रेजिस्टिविटी को आगे चल के हम शो करेंगे रो से। तो कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी, ये तुम कह सकते हो टेंडिंग टू जीरो होगी, मतलब बहुत कम होगी। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो काफी ज्यादा हाई होगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कि कोई रेजिस्टेंस वायर भी कंडक्टिंग होगा। अब चलते हैं दूसरी बात। अब रेजिस्टेंस हमेशा हम ना कोई दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं, मतलब चाहे वो वायर हो, कुछ भी हो कह लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस वायर है, मान लो। अच्छा, ये तो इसका जस्ट एक सिंबल है, हाँ ध्यान रखना बेटा, ये तो सिंबल है एक। एक्चुअल में कोई रेजिस्टेंस वायर ऐसा थोड़ी कि जिगजैग होगा। ठीक है, तो मान लो ये रेजिस्टेंस वायर है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होता है आर, वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड किया जाता है, बिटवीन टू पॉइंट्स। या फिर कभी कभी दो सरफेस के बीच में भी निकाला जाता है, बिटवीन टू सरफेसेस। और मान लो दो पॉइंट्स या दो सरफेस को, मान लो मैं ए बी कह देता हूँ, ठीक है, लेट ए एंड बी। अब चलते तीसरी बात। अब एक तुम्हें सिंपल वे में ये लग रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होगा ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा लेंथ का वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस उतना होगा। और इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैं इसको ए कह देता हूँ और लेंथ ऑफ वायर को एल कह देता हूँ।
सिंपल सी बात है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो जो करंट या चार्ज का फ्लो होगा उसके लिए फ्लो करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना, नहीं है? अगर मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो उस वायर में से करंट का या चार्ज का फ्लो करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो वही बात आ गई कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो जब मैं इनको क्लब करूंगा तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होगा, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा उस कांस्टेंट को ही हम रो कह देते हैं, रो एल अपॉन ए ये कह लो। तो यहां पे जो हम रो है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कुछ भी कह लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये। और ऑब्वियस सी बात है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी ना, अगर आप देखोगे इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कॉपर के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, एल्युमिनियम के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, गोल्ड के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, एंड सो ऑन के लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और देखो, ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है ना इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने दो आइडेंटिकल वायर लिए, एक मान लो कॉपर है एक एल्युमिनियम है, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। लेकिन अगर मैं लेंथ और एरिया सेम भी ले लूं तो भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा ना। तो इसका मतलब जो फाइनली डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो है वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैं कह रहा हूं कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो एक्चुअल में क्या बना बताओ, जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी बनी, ये कह लो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो है समझ गए ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे एक सिंपल सी बात देख किसान, कि मान लो मैं कहता हूं कि मास प्रोपोर्शनल टू हाइट है, मान लो किसी बच्चे का जो मास है प्रोपोर्शनल टू हाइट है। अब मान लो एक बच्चा ये है और दूसरा बच्चा ये है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं दोनों की हाइट को डबल कर दूंगा तो दोनों का मास डिफरेंट होगा। नहीं है, दोनों की हाइट को डबल कर दूंगा तो दोनों का मास डिफरेंट होगा, लेकिन स्टिल अगर दोनों की हाइट सेम भी होगी तो क्या दोनों का मास सेम होगा, ये बता बेटा जो है ईशान। पॉइंट समझ में आ रहा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा जो है कि m प्रोपोर्शनल टू h का मतलब ये है कि अगर मैं दोनों बच्चों की हाइट को डबल कर दूंगा तो दोनों का मास डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान ले कि दोनों के दोनों बच्चों की सेम हाइट भी होती तो क्या दोनों का मास सेम थोड़ी होता बेटा जो है, तब भी डिफरेंट होता। वो डिपेंड करेगा ना कि हड्डियों का डेंसिटी कितनी है, कितना मोटा है, कितना पतला है बेटा जो है, नहीं बता मोटू पतलू उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चीज होगी। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वो फिर मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाती है, ऐसे कहते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो लेंथ है ना
वो कंडक्टर की वो डायमेंशन होती है जो ए और बी के अलोंग ए बी, और ए वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जो परपेंडिकुलर टू ए बी होता है, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जब मैं फिगर अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब ये पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा। ये वाले फॉर्मूले में R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में मैंने आपसे कहा लेंथ एल वो लेंथ होती है जो ए बी के अलोंग होती है, और ए वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जो ए बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट। फ्रॉम ए टू बी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो तो एक बात बताओ, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए यूज करेंगे। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो तो ऑब्वियस सी बात है, हम जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, बाय इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये मेन पॉइंट है। अब मैं सारे पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं पहले, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे तो उससे क्लियर होगा। सबसे पहली बात, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ये होता है ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जिगजैग होगा बेटा, जो है समझ गए ना, एक्चुअल में जिगजैग टाइप का नहीं होगा, वो तो कुछ ऐसी टाइप से होगा, ये ऐसे हो गया रेजिस्टेंस, ये कह लो ऐसे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, रेजिस्टेंस वायर भी कंडक्टिंग होगा, क्योंकि अगर वो कंडक्टिंग नहीं होगा तो फिर करंट का फ्लो कैसे होगा अगर कंडक्टिंग नहीं होगा। अब वो एक अलग बात है कि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, और एक जो कंडक्टिंग वायर है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, टेंडिंग टू जीरो होगी कह लीजिए। तीसरी बात, मैंने आपसे कहा रेजिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स या दो सरफेस के बीच में फाइंड किया जाता है, और उन पॉइंट्स या उन सरफेस को मैंने ए और बी कह दिया मान। तीसरी बात, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ये खुद ही तुम्हें लग रहा होगा कि लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो फिर करंट को या चार्ज को फ्लो करने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा ना। अगर एरिया, सिंपल सी बात है कि एक बात बताओ, एक इतने एरिया से चार्ज को फ्लो करना है और एक इतने बड़े एरिया से चार्ज को फ्लो करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले से वो आराम से फ्लो कर जाएगा ना, बड़े वाले एरिया से ज्यादा फ्लो कर जाएगा आराम से, ठीक। और जब दोनों को मिला के मैंने फॉर्मूला बनाया तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए आया, और रो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और वो मैंने आपको बताया कि वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, जैसे कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग, एंड सो ऑन के अलग। और लास्ट में मैंने तुम्हें ये बताया कि एल वो लेंथ है जो ए बी के अलोंग मिलेगी, और ए वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो आपको ए बी के परपेंडिकुलर मिलेगा। और अगर ए की वैल्यू यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, और अगर ए नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये कर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इंसान, ये बता बेटा, यहाँ तक के कोई डाउट तो नहीं है, बाकी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल लेते हैं। यूनिफॉर्म एरिया की बात कर रहा हूँ।
पहला, ये तो तुम्हें हर बुक में करीब करीब मिलेगा, ये एग्जाम्पल देख लो। मान लो ये वाली डायमेंशन ए है, ये बी है और ये सी है, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लो रो है। अब मुझे इसके अक्रॉस निकालना है, मान लो कुछ भी कह लो इसको, ये 1 है, मान लो ये 2 है, तो मुझे रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 2 निकालना है, कितना होगा। तो मैंने तुमसे कहा ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा रो एल अपॉन ए। अब आप ये देखो कि इसमें लेंथ कौन सी वाली डायमेंशन आएगी, जरा बताना, इसमें लेंथ कौन सी डायमेंशन आएगी बेटा, बताओ जो है। बिल्कुल सही कहा, ए बी के अलोंग तुम्हें दिख रहा होगा ए आएगी, क्यों, सॉरी 1 और 2 के अलोंग तुम्हें कौन सी डायमेंशन मिलेगी, ए मिलेगी, तो ये हो जाएगी ए। और एरिया तुम्हें दिख रहा होगा 1 2 के परपेंडिकुलर, हाँ ये तुम्हें दिख रहा होगा ना 1 2 के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बीसी होगा, तो ये हो गया बीसी। तो इसका मतलब फाइनली इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो रो ए अपॉन बीसी इतना आ गया। और वैसे एक छोटी सी बात और चीज देखो कि अगर मैं ए और बी 1 और 2 के बीच में कहीं भी कट करता, मान लो यहां भी कट करता, तो तुम्हें एरिया यूनिफॉर्म मिलता कि नहीं मिलता, बताओ, हर जगह पे एरिया यूनिफॉर्म है या नहीं है, बताओ। ये बताओ, यहाँ भी एरिया वही है, यहाँ भी एरिया वही है, तो तुम्हें दिख रहा होगा ए की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म है, बस हो गया। ये कर, आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या नहीं था। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, जैसे ये तो बाहर वाला अलग है और अंदर वाला मटेरियल अलग है। ये मटेरियल अलग हो जाता है, ये कह और इसकी रेजिस्टिविटी मान लो रो 1 है और इसकी रेजिस्टिविटी मान लो रो 2 है। और डायमीटर में और कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला ए रेडियस दे रखी है और ये वाली 2 ए रेडियस दे रखी है। और मान लो इधर कहीं 1 पॉइंट है, इधर कहीं 2 पॉइंट है, तो तुम्हें ये निकालना है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रो कितनी होगी, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रो, ये कितनी होगी बिटवीन 1 एंड 2। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इक्विवेलेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रो का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक सिंगल मटेरियल यूज करता, इफ वी यूज ए सिंगल मटेरियल, जैसे अभी मैंने 2 मटेरियल यूज किए हैं, ठीक है, सिंगल मटेरियल ऑफ सेम डायमेंशंस,
तो रो ऑफ दैट मटेरियल, रो ऑफ दैट मटेरियल ये क्या हो, सो दैट रेजिस्टेंस अनचेंज है, बस हो गया। सो दैट आर अनचेंज है। ईशान बात समझ में आई बेटा? क्या है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रो का? क्या मीनिंग होता है बेटा? जो है कि अगर मैं सेम डायमेंशंस के, ठीक है ना, सेम डायमेंशंस का एक ही मटेरियल यूज करूं तो उसके रो की वैल्यू कितनी हो, ठीक है ना, उसके रो की वैल्यू कितनी हो कि 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस क्या हो, अनचेंज हो। इसका मतलब इसको मैं कुछ ऐसे फिगर से दिखा सकता हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये कह लो बस हो गया, ये एक ही मटेरियल यूज किया मैंने रो का, और इसकी ये 2a लेनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसकी लेंथ l है तो फिर इसकी लेंथ भी l लोगे, और ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 2, ये आ गया। अब सुनो, ये बताओ 1 और 2 के बीच में एक तो अंदर वाले का रेजिस्टेंस R1 आ गया, और एक बाहर वाले का रेजिस्टेंस R2 आ गया। ये सब 1 और 2 के बीच में चल रहा है, और इसका रेजिस्टेंस मान लो R है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें R1 और R2 सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में दिख रहे हैं, ये बताओ बस हो गया। R1 और R2 तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में दिख रहे हैं? बताओ बेटा, 1 और 2 के बीच में तुम्हें R1 और R2 सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में दिख रहे हैं? 1 और 2 के बीच में, गलत बात है। सीरीज में तो तब होते जब ये एक ये होता फिर एक ये होता, तब ये सीरीज में होते। लेकिन मान ले ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, R1 भी ऐसे है, R2 भी ऐसे है। अब बता किस में दिख रहे हैं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बता, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में R1 और R2 सीरीज में नहीं है, बल्कि किस में बेटा? जो है पैरेलल में है। तो तुम ये कह सकते हो बिटवीन 1 एंड 2। R1 एंड R2 ये पैरेलल में है। अब ये बताओ, अगर वो पैरेलल में है तो मैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कह दूं, ये हो गया। अब सुनो, R की वैल्यू थी रो L/A, इसका मतलब 1/R की जो वैल्यू होगी वो होगी A/ρL। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, 1/R के लिए मैं यूज करूंगा ρL। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना। हाँ, सबसे पहले मैं 1/A की बात कर रहा हूं। ए यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है, ए यहाँ पे लेना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई इंटू 2a का स्क्वायर। ये वाला एरिया होगा ना बेटा, ये वाला देखो, ये एरिया होगा, क्यों? ये वाला एरिया होगा, और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 2 है। तो ये हो गया पाई इंटू 2a का स्क्वायर अपॉन रो, तो हमें निकालना ही है,
और लेंथ L होगी। अब चलते हैं 1/R1। इसमें जो एरिया होगा वो अंदर वाला एरिया होगा पाई इंटू ए का स्क्वायर अपॉन रो 1 इंटू लेंथ L होगी, और लास्ट में 1/R2 के लिए आ जाओ। इसमें एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना, ये वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 3πa² अपॉन रो 2 इंटू L, ये हो जाएगा, बस हो गया। और यहां से देखो πa² और L कैंसिल हो जाएगा, πa² अपॉन L, ये तुम देखो कैंसिल हो रहा होगा पूरी इक्वेशन में, तो यहां से तुम रो फाइंड कर लेना, बस हो गया। ईशान समझ में आई बेटा बात कि इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रो का क्या मतलब होता है, कि अगर मैं सेम डायमेंशंस के साथ में एक मटेरियल यूज करूं, ठीक है ना, अगर मैं सेम डायमेंशंस के साथ में एक मटेरियल यूज करूं तो फिर उसके रो की वैल्यू कितनी हो, सो दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहे, अनचेंज रहे, ये कह लो। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया ना, क्या 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 लिए मैंने जो है वो मेन ध्यान देखना बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिए। जैसे अंदर वाले के लिए मैंने ये लिया ना, देखो ये वाला एरिया लिया, ये πa² लिया मैंने, ये R1 के लिए, और बाहर वाले के लिए मैंने कितना लिया, 3πa² लिया, ये R2 के लिए लिया, बस हो गया, ये कह लो ये, ठीक। और एक चीज और देखो कि अगर मैं 1 और 2 के बीच में कहीं भी कट करता मान लो, तो तुम्हें यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलता कि नहीं मिलता, बताओ जो है। अगर मैं 1 और 2 के बीच में कहीं भी कट करता, कहीं भी देखता, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता कि नहीं होता, तब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, ध्यान रखना जो है। तो बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये यूनिफॉर्म रहा तीनों के लिए, तीनों के लिए मतलब किसके लिए, R के लिए भी, R1 के लिए भी, और R2 के लिए भी, ये कह लो, बस हो गया। जैसे R के लिए तो मैंने लिया था पाई इंटू 2a का स्क्वायर, R1 के लिए था πa², और R2 के लिए कितना आ गया था, 3πa² आ गया था, बस हो गया, ये कह लो। हर्षवर्धन, तेरा पिछला बैकलॉग कंप्लीट हो गया, पिछला बैकलॉग कंप्लीट हो गया, क्यों हर्षवर्धन, ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको ध्यान से देखना, एग्जाम्पल 1, ये स्फेरिकल है, पहले ये ध्यान रखना, सिलिंड्रिकल नहीं है, स्फेरिकल है, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, अंदर वाले का एरिया ए है, सॉरी रेडियस, और ये बाहर वाले की रेडियस बी है, और अंदर की पूरी सरफेस इसको मैं 1 कह दे रहा हूं, और बाहर की पूरी सरफेस इसको मैं 2 कह दे रहा हूं। 1 मतलब हो गई इनर सरफेस, इनर सरफेस, और 2 हो गई आउटर सरफेस। तो तुम्हें रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 निकलना कितना होगा, अब तुम एक बात बताओ कि मान लो
मैं 1 को हायर पोटेंशियल पे लगता और 2 को मान लो लोअर पोटेंशियल पे रखता, ठीक है। लेट अंदर वाली पूरी सरफेस V1 ग्रेटर होती V2 से, तो तुम्हें लग रहा है करंट ऐसे फ्लो करती, पहले ये बताओ, ये बताओ करंट फ्लो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। इस टाइप से करंट फ्लो लग रहा होगा ना तुम्हें। ईशान बता बेटा, ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता। ऐसे जाता जो है करंट का फ्लो, अंदर से बाहर की तरफ जाता ना। अगर मान लो अंदर वाले का पूरा पोटेंशियल ज्यादा रखते तो इधर को जाता। अब क्या है, ध्यान से देखो, मैंने तुमसे ये कहा कि जो लेंथ है वो अलोंग 1 2 लेना है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं अलोंग करंट। बताओ ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। तुम्हें करंट की डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, मतलब करंट जिधर को फ्लो करती उधर को तुम्हें लेंथ लेनी है, पहले ये बताओ जो है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो तुम्हें लेंथ लेनी है वो अलोंग 1 2 लेनी है, या कह लो अलोंग करंट लेनी है। और ए, यहां पे मैंने कहता है परपेंडिकुलर टू 1 2 होना चाहिए, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले ये बताओ ये विजुलाइज हो पाया या नहीं हो पाया, पहले बताओ। मुझे अंदर वाली पूरी सरफेस और बाहर वाली पूरी सरफेस, उसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अंदर वाले का पोटेंशियल अगर मैं बाहर वाले के पोटेंशियल से ज्यादा करता तो करंट ऐसे जाती। तो जो हमें लेंथ लेनी होती है, फॉर्मूले में जो लेंथ लेनी होती है वो मैंने तुमसे कहता 1 और 2 के अलोंग लेनी है। इसका मतलब जिधर को करंट का फ्लो हो रहा है उसके अलोंग लेना है। और ए मैंने तुमसे कहा था 1 और 2 के परपेंडिकुलर लेना है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसके परपेंडिकुलर लेना है, बस ये। ईशान बता समझ में आया कि नहीं आया, ये विजुलाइज हो पाया नहीं हो पाया। हर्षवर्धन, ईशान बताओ ये विजुलाइज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है बेटा, जो है बताओ जो है। हो गया ना। अच्छा अब अलार्म बजा था, कोई जनरल बात पूछनी है तो पूछ लो, कुछ भी अगर पूछनी है तो पूछ लो, नहीं तो जो है फिर चलते हैं अगले उसमें। चलो मत पूछो। ईशान मेरा ना इरोडो का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी करूंगा। तू मेरे को ये बता कितने आवर्स की स्टडी है तेरी, तब मैं तेरे को करूंगा। हर्षवर्धन तेरी स्टडी आवर्स कितने हैं, 2 3 पॉइंट बता, फिर बताऊंगा। बिल्कुल ऑनेस्टली, हाँ बिल्कुल ऑनेस्टली, ऑनेस्टली बताना है बिल्कुल। ऑनेस्टली बता दे फिर बताता जाऊंगा बेटा जी। जो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊं ऑनेस्टली बताना। नहीं वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना, पहले हर्षवर्धन उसी से रिप्लाई आ जाएगा, पहले हर्षवर्धन ने पूछा हुआ है। अच्छा अब मेरे को दूसरी बात बता कि तेरा अभी तक का स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। स्कूल में अगर 40 बच्चे हैं तो तू कहाँ अप्लाई करता है बेटा, जो है ये बता। तेरा स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। स्कूल में अगर 40 बच्चे हैं, जितने भी, ये बता दे कितने बच्चे हैं, तू तेरी रैंक कहाँ पे लाई करती है, टॉप 5 के अंदर, गुड। अब तीसरी बात मेरे को ये बता दे कि तूने अभी तक 11th में कोचिंग ली है या नहीं ली है। 11th की कोचिंग ली है या नहीं ली है बेटा, जो है कोचिंग, स्कूल नहीं कोचिंग। 11th में कहीं कोचिंग ली थी या नहीं ली थी। 11th की बता कहीं कोचिंग ली है या नहीं ली है बेटा, ये बता दे।
हर्षवर्धन सोच क्यों रहा है? ये तो तुरंत रिप्लाई हो जाना चाहिए था। हाँ, अब बस ठीक है। तेरे को 15-16 घंटे करने की भी आवश्यकता नहीं है, उतना ज्यादा करना भी मत बेटा जो है। 8 to 9 आवर्स अगर कंसिस्टेंटली करता है, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब फिर कोई भी वो नहीं होना चाहिए, समझ रहा है कंसिस्टेंटली का वर्ड क्या है? तो फिर यस पॉसिबल। हाँ, सेल्फ स्टडी बेटा, यस पॉसिबल। एक तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरी बात, बिल्कुल सिंगल बुक रखनी है, बस हो गया। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, नहीं वो तो खैर ज्यादा ही है वैसे, 8 to 9 आवर से इतना हो नहीं पाता एक्चुअल में। सही, अब तू सेल्फ स्टडी की बात कर रहा है, चल सेल्फ स्टडी की बात कर रहा है तो सुन फिर बेटा जो है, सेल्फ स्टडी, तो ये मान के चल 6 आवर्स बस हो गया, चल मोर देन इनफ। अब तू इतने कम आवर्स में, डेज में कैसे करेगा बेटा जो है, बताता हूँ जो है, समझ गए ना कैसे करेगा। एक तो सिंगल बुक थ्योरी, सिंगल बुक थ्योरी, अभी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, पहले इसका रिप्लाई कर दो ना मैं पूरा बेटा जो है। सिंगल बुक थ्योरी का मतलब लीस्ट, लीस्ट मटेरियल प्लस लीस्ट लेक्चर्स। तभी तू कर सकता है, वही हैपेजेड जो तू कह रहा है ना बेटा, जो हैपेजेड वे में तूने किया 11th, ठीक है। फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है, समझ गए ना, हैपेजेड करेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन लीस्ट का मतलब ये नहीं कि इनसफिशियंट, ये बहुत वो है ना बेटा, लीस्ट में कभी कभी हो जाता है इनसफिशियंट, इनसफिशियंट नहीं, सफिशियंट। मतलब सफिशियंट का मतलब उसमें कंटेंट सफिशियंट होना चाहिए। किसान समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं बेटा जो है, कंटेंट सफिशियंट होना चाहिए। लीस्ट टेस्ट, टेस्ट भी बहुत लीस्ट होने चाहिए। आपको अगर नॉलेज है, समझ गए ना, आपको अगर नॉलेज है और तुमने एक भी टेस्ट नहीं दिया है बेटा जो है, लेकिन नॉलेज है, तो आप कर लोगे। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, टेस्ट तुम 1000 दे लो बेटा जो, कुछ फायदा नहीं होना उससे। आई थिंक ईशान समझ में आ रहा होगा, ईशान एंड हर्षवर्धन क्या कह रहा हूँ, कि अगर आपको नॉलेज है ना, आपको नॉलेज है, आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया है, तो भी आप कर जाओगे, वहां पे कर जाओगे बेटा जी। और आपने पता लगा खूब टेस्ट दे दिए, नॉलेज और कंसेप्ट क्लियर है नहीं, कोई फायदा नहीं। किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना, मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में सेलेक्ट कर ले तेरे को कहाँ पे पढ़ना है बेटा जो है, ठीक है। केमिस्ट्री मैथ्स में वो कर ले सही ढंग से, फिजिक्स में तू मेरे पे पूरा वो रह जो है, पूरा मतलब जो है आंख बंद करके वो कर ले। और मैं कहता हूँ कि तेरे फिजिक्स में जो है, अगर तूने ब्लाइंडली फॉलो किया, तो तेरा परसेंटाइल जो है केमिस्ट्री और मैथ्स के या तो इक्वल हो गया, उससे ज्यादा, इतना मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ्स अगर तू ब्लाइंडली फॉलो करता है बेटा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि तू ये देखना, 4 जून से बात नहीं समझ रहा, 4 जून के बाद 26 क्लासेस हो जाएंगी ना बेटा, आफ्टर 4th या 2nd जून, जब भी मैंने रखा हुआ है 2nd और 4th जून, उसके बाद तू ये बता कि 13 क्लासेस तुम्हारे में, 13 क्लासेस 11th में, तो 26 लेक्चर्स हो गए ना, 26 आवर्स हो गए ना, तू खुद सोच। तो अब ये बता कि यार मैं ईशान ना इसमें स्पेकुलेशन नहीं कर सकता बेटा जो है, ठीक है ना, इसमें स्पेकुलेशन करना सही नहीं है। खाली जैसे लोग बाग कर देते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोच, तू उसके बारे में मत सोच। तो तू ये बता कि 26 मतलब आपके लेक्चर्स हो गए बेटा ना, तेरे जून के बाद 26 लेक्चर्स हो गए, खुद सोच।
ईशान अब सुन, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जबकि हमारे कुछ पहले हो भी चुके हैं, देखा जाए तो 8 हो गया, मतलब ना एक तरीके से मैं चलिए मान के चल रहा हूँ दिसंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 7 मंथ्स हो गए। तो तू ये देख के चलना 26 × 7, 26 × 7 182 लेक्चर्स हो गए, 182 लेक्चर्स हो गए इंटू 1.5 273 आवर्स हो गए। तो 11th एंड 12th का कोर्स करीब करीब इतना ही तो होगा बेटा, ये बता जो है हर्षवर्धन, खुद बता बेटा जो है 11th और 12th का कोर्स कितना होगा, 273 आवर्स से ज़्यादा थोड़ी होगा जो है, समझ गए ना, ऐसे कैलकुलेट किया करना सीधे से। ये तो मैं दिसंबर मान के चल रहा हूँ जो है, ठीक है ना, दिसंबर मान के चल रहा हूँ, और उसमें से कुछ हमारा 12th में हो भी चुका है, जबकि ना कुछ लेक्चर्स हमारे 12th में ऑलरेडी हो भी चुके हैं, उनको भी मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है, और उसके बाद रिवीजन हो जाएगा बच्चों को, तो उससे तू निष्फिक्र रहे बिल्कुल, ठीक है। चल अब आगे चलते हैं, तेरे को रिप्लाई मिल गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये समझ में आ गया बता जो है कि करंट मान लो ऐसे जा रही है बेटा जो है, तो हमें लेंथ भी उसके अलोंग लेनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसके परपेंडिकुलर लेना है, ये कह दे, ठीक। अब क्या है देख, जैसे जैसे मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूं, तो तेरे को लग रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है, पहले ये बता कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता जो है। जैसे ये मान ले, जैसे जैसे मैं इधर को जा रहा हूं, तो इसके परपेंडिकुलर तेरे को लग नहीं रहा कि इसका एरिया बढ़ता जा रहा है, ये बता। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है, पहले ये बताओ, ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जो है। जैसे जैसे ये करंट बाहर को जा रही है, मान लो ये करंट बाहर को जा रही है, तो बता तेरे को ये करंट के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता हुआ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जो है। ईशान बता बेटा जो है, करंट के परपेंडिकुलर तेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता हुआ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता जो है। ये हो गया। और एक चीज और, करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, वो तुम्हें स्पेरिकल टाइप का दिख रहा है, ये बता पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बता कि तेरे को करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, वो स्पेरिकल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता बता। करंट के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तेरे को स्पेरिकल टाइप का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बता जो है। स्पेरिकल टाइप का होगा और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा। तो अब तू क्या करोगे, यहां से ना सेंटर से आर डिस्टेंस पे चले जाओ। अब ध्यान से देखना, और मैंने डी आर की स्ट्रिप ली, अब पहले मैं इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालूंगा, डी आर, और फॉर्मूला यूज करूंगा रो एल अपॉन ए। अब पूरा दिमाग लगाओ और ये बताओ, इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए, इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए लेंथ में क्या लूं, बताओ। पूरा दिमाग लगाओ और बताओ बेटा, ये लेंथ कितनी लूं इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए। करंट ऐसे जा रही है, ध्यान रखना, बताओ इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए मैं लेंथ कितनी लूं, बताओ जो है। इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए मैं लेंथ कितनी लूं। मेरे ख्याल से तुम्हें डी आर दिखनी चाहिए, बताओ तुम्हें डी आर फील हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ छोटी सी स्ट्रिप के लिए लेंथ डी आर फील हो रही है कि नहीं हो रही है। ईशान एंड हर्षवर्धन बताओ बेटा जो है, ये छोटी सी स्ट्रिप के लिए तुम्हें लेंथ डी आर फील नहीं हो रही है, बताओ ये वाली डायरेक्शन में, ये बताओ ये वाली डायरेक्शन में डी आर ही तो मिल रही है तुम्हें, डी आर तो मिल रही है, ये कह लो। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल रहा होगा,
ये तुम्हें दिख रहा होगा 4 पाई r², ये दिख रहा होगा, नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा 4 पाई r²। तो बस हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा देखो, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन रो इंटू डी आर अपॉन 4 पाई r², और r की लिमिट्स हो जाएंगी a से, r की लिमिट्स हो जाएंगी b तक। इसको कंप्लीट कर लेना है, इस इंटीग्रेशन को, कंप्लीट दिस इंटीग्रेशन। ये कह लो, ठीक। अच्छा रादर एक दिन एक काम और करेंगे बेटा, ये ना नॉर्मल क्लास में तो क्या होता है कि नॉर्मल क्लास में कभी कभी फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जो तुम जनरल तुम्हारी क्वेरीज होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उन क्वेरीज को अगर थोड़ा सोच के रिप्लाई किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इंसान क्यों नहीं है, थोड़ा सोच के अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो तुम एक काम करना, मैं इसके लिए ना अलग से एक क्लास वो कर दूंगा, क्लास का मतलब अलग से एक सेशन वो कर दूंगा। तुम मेरे को व्हाट्सएप में अपनी क्वेरीज, जेन्यून क्वेरीज, बिल्कुल जो जेन्यून क्वेरीज हैं बेटा जी, वो मेरे को डाल देना। मैं एक दिन अलग से सेशन अदर देन क्लास, अलग से एक सेशन कर लूंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। क्योंकि सोच के रिप्लाई करो ना, पूरा सोच के रिप्लाई करो तो ज्यादा बेटर है बेटा जी। और अपने पूरे प्लस एंड माइनस सब कुछ बता देना उसमें, कि मेरे क्या प्लस हैं क्या माइनस है, पूरा अपने जैसे डॉक्टर को आप पूरा बताते हो वो मेरे को बता देना। तो कोई भी जनरल क्वेरीज तुम अगर करनी हो तो उसमें डाल देना, मैं अलग सेशन एक वो, ठीक। अब सुनो, नहीं हर्षवर्धन, तुमने मेरे ख्याल से वो किया होगा ना, दोनों सेशन का लिया होगा ना, दोनों उसका लिया होगा ना, वो उससे पूछ लेना बेटा, उनसे पूछ लेना, ठीक है। उसका मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं है, उनसे पूछ लेना बेटा जी। अब सुनो एक बार जो है, एक बार दोबारा से मैं फील करवा रहा हूँ, देखो इसको। जैसे ना तुम एक बात बताओ कि बिल्कुल स्पेरिकल ओनियन हो मान लो, क्योंकि ये फील होना बहुत जरूरी है, हाँ ध्यान रखना बेटा, जो स्पेरिकल ओनियन हो तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं कि नहीं होती, बताओ। आप देखो ना, ये डिफरेंट लेयर्स हो गई। तो अभी मैंने क्या किया बताओ, जैसे मैंने एक लेयर का रेजिस्टेंस निकाला, बस हो गया, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वन लेयर मैंने फाइंड किया है, रेजिस्टेंस ऑफ वन लेयर, ये फाइंड किया, बस हो गया। पहले तो एक तो मैंने ये फील करवाया तुम्हें, ठीक है। जैसे एक बिल्कुल स्पेरिकल ओनियन है, उसमें से एक लेयर का मैंने रेजिस्टेंस फाइंड किया, उसको इंटीग्रेट किया, एक तो ये हो गया। अब दूसरा फील और करवा रहा हूं, देखो। जैसे करंट ऐसे जा रही थी, देखो मेरे ख्याल से काफी हद तक तो हो गया होगा तुम्हें। करंट ऐसे जा रही थी और मैंने ये वाली स्ट्रिप ली थी। तो अब तुम्हें ये नहीं लग रहा, देखो ये वाली जो डायमेंशन है, अच्छी जगह देखना, करंट की डायरेक्शन में बेटा जो है, करंट की डायरेक्शन में तुम्हें ये डायमेंशन डी आर नहीं दिख रही, बताओ। ये देखो ये करंट है, ये डी आर है, इसका मतलब ये लेंथ होगी, क्यों। हर्षवर्धन समझ में आया बेटा, ये बता जो है, करंट की डायरेक्शन में तेरे को ये डी आर एल दिख रहा होगा, और करंट के परपेंडिकुलर देख ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये देख, ये एरिया है परपेंडिकुलर टू करंट, और ये एरिया हमने 4 पाई r² दिया, बस हो गया। ये कह लो, ये आ गया। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल में। जैसे ना ये है, सपोज करो,
मटेरियल केवल इतने में ही बस हो गया, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है। अब यहां से लेके यहां तक ये रेडियस तो ए है, और ये बाहर वाली रेडियस बी है, और अंदर की पूरी सरफेस ये 1 है, और बाहर की पूरी सरफेस 2 है। ये 1 है अंदर की पूरी सरफेस, मतलब 1 हो गई इनर सरफेस, और 2 हो गई आउटर सरफेस। अगेन हमें रेजिस्टेंस बिटवीन 1 2 निकालना कितना होगा। फिर से वही करता हूं मैं, लेट V1 V2 से ज्यादा है, मान लो अंदर वाले को तुमने V1 पोटेंशियल पर रख दिया और बाहर वाले को V2 पोटेंशियल पर रख दिया, और V1 V2 से ज्यादा है, तो पहले ये बताओ तुम्हें करंट ऐसे रेडियली बाहर निकलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ, ये बताओ। ये बताओ जो करंट है वो रेडियली आउटवर्ड दिख रही है। ईशान बता, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है रेडियली आउटवर्ड तुम्हें करंट दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताओ जो है बाहर को जाती हुई फील हो रही होगी ना, करंट तुम्हें बाहर को जाती हुई फील हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर की लेंथ मैंने एल ले रखी है। अब दूसरी बात देखो, अब मैं एक काम करता हूं, केवल क्रॉस सेक्शन का वो बना रहा हूं डायग्राम। वही मैंने ये आर लिया और ये डी आर लिया। ये एक्चुअल में ऐसे जा रहा है पीछे को बेटा, ये ऐसे जा रहा है, ध्यान रखना ये ऐसे है, और करंट ऐसे जा रही है। अब सबसे पहले मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, डी आर, और फॉर्मूला यूज कर रहा हूं रो एल अपॉन ए। अब बताओ इसमें लेंथ तुम्हें कौन सी लग रही है, बताओ। करंट बाहर को जा रही है तो लेंथ बताओ, करंट के डायरेक्शन में कौन सी लेंथ तुम बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है, विजुलाइज करो बेटा जो है करंट की डायरेक्शन में तुम्हें कौन सी डायमेंशन दिख रही है जिसको मैं लेंथ कहूंगा बेटा जो है। यहां भी अगर तुम देखोगे तो डी आर ही होगा ये, अगर तुम यहां पे भी देखोगे ना तो डी आर ही होगा बेटा जो है। और अब यहां पे जो ए होगा वो 2 पाई आर एल, ये बनेगा। पहले दिमाग में लगा जरा, ये फील थोड़ा आया कि नहीं आया बताओ बेटा जो है। सिलेंडर में ऐसे जा रही है, बाहर को जा रही है, चारों तरफ से बाहर को जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में जो आपको डायमेंशन मिलेगी वो डी आर मिलेगी, छोटी सी। और करंट के परपेंडिकुलर जरा देखो बेटा जो है, करंट के परपेंडिकुलर देखो, जैसे ये बनाता हूँ ना, देखो ऐसे देखो, मैंने छोटी सी स्ट्रिप बनाई, ये बनाई, ये छोटी सी स्ट्रिप है, लेकिन ये तो पूरे उसमें है ना, ये है बेटा जो है। ये आर डिस्टेंस पे डी आर की स्ट्रिप ली है, और करंट ऐसे जा रही थी इसमें। अब जरा बताओ थोड़ा फील आया या नहीं आया, पहले बताओ, क्योंकि ये फील आना बहुत जरूरी है। ये बताओ लेंथ होगी डी आर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 2 पाई आर एल होगा। ईशान और हर्षवर्धन बताओ बेटा, ये फील आया कि नहीं आया, पहले बताओ।
3D में थोड़ा फील लाना थोड़ा सीखो। आया? तो और फाइनली फिर मैं जो रेजिस्टेंस निकालूंगा वो क्या करूंगा, रो इंटू डी आर अपॉन 2πr_l, इसको इंटीग्रेट कर देना r इक्वल टू a से r इक्वल टू b तक। इसको भी जरूर कर लेना है, ये वाला इंटीग्रेशन भी जरूर कर लेना बेटा। ये कर लो, ये आएगा। एक बार फिर से फील करवाता हूं, सुनो। जैसे ना सिलिंड्रिकल ट्री होता है, सिलिंड्रिकल ट्री, तो उसमें हर साल लेयर्स नहीं बनती रहती, बताओ बेटा। जो है ये है, फिर दूसरे साल ये लेयर आ गई, फिर तीसरे साल ये लेयर आ गई, ऐसे कह लो जो है। अब मैं एक लेयर का वो कर रहा हूं, पहले एक लेयर का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं और ऐसे जा रहा है, इस टाइप से करंट जा रही है। और मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं रो एल अपॉन ए, और मैंने तुमसे कहा लेंथ क्या होगी, जिस डायरेक्शन में करंट है तो वो डी आर हो गई, और ए मतलब करंट के परपेंडिकुलर, तो वो तुम्हें दिख रहा होगा 2πr_l, ये दिख रहा होगा। तो इसको इंटीग्रेट करना बस। ईशान तू बता बेटा, जो है समझ में आया कि नहीं आया, दोनों फिगर समझ में आई कि नहीं आई? ये फील करना बहुत जरूरी है कि लेंथ क्या है। थैंक यू बेटा, ये हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। एक्चुअल में मैंने एक चीज देखी ना हर्षवर्धन, वही बात है कि तुम्हें कोई टीचर के साथ मुक्केबाजी थोड़ी करनी है ना। मतलब सिंसियर बच्चों के लिए मुझे लगा ऑनलाइन सबसे बढ़िया है बेटा। जो है मतलब टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी ऑनलाइन क्लास सिंसियर बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। जो है कि आपको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी होती है, कुछ नहीं करनी होती है। नहीं बताओ जो है, तो मेरी पर्सनल अब वो है, जब मैंने ऑनलाइन को सही ढंग से देखा तो ऑनलाइन मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है बेटा। जो है अब चलते हैं एग्जाम्पल 3। ये ना इस टाइप से ऐसे है बेटा। जो है ये 1 है, ये 2 है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, और यहां पे रेडियस ए है, यहां पे रेडियस बी है। तो अगेन तुम्हें वही रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 निकालना है। तो एक तरीके से वही हो गया ना कि मैंने मान लो V1 को V2 से ज्यादा रखा, तो फिर करंट का फ्लो ऐसे होता है ना कुछ, अगर तुम देखते तो ऐसे होता है बेटा। जो है अब देखो, बिटवीन 1 एंड 2 तुम्हें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। लग रहा होगा ना तुम्हें। मतलब जब तुम 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, तो ये तो कोई भी बता देगा ना कि 1 और 2 के बीच में तुम्हें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म लग रहा होगा। और ये वाली लेंथ मान लो एल दे रही है। अब तुम क्या करना कि यहां से ना एक्स डिस्टेंस पे जाना, और एक डीएक्स की स्ट्रिप ले लेना। लेकिन यहां पे पहले मान लो ये, इसकी रेडियस आर ले लेता हूं। तो पहले तो हम आर निकाल लेते हैं कि रेडियस आर कितनी होगी। हाँ, ध्यान से देखना। देखो बेटा, एल लेंथ में जो चेंज इन रेडियस है,
आज ब्रेक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टारगेट कम हुआ है बेटा जो है, ठीक है। चेंज इन रेडियस वो b माइनस ए है, इसका मतलब वन लेंथ में चेंज इन रेडियस b माइनस ए अपॉन एल दिख रहा होगा, और मुझे ये x लेंथ में चेंज इन लेंथ, चेंज इन रेडियस सॉरी, b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स दिख रहा होगा। इसका मतलब उस जगह पे जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, यहां ध्यान से देखना बेटा जो है, ए में मैं b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स को ऐड कर दूंगा, ये हो गया, बस हो गया। अब ये बताओ रेडियस निकालना समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ जो है एट डिस्टेंस एक्स। ईशान जरा बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। एक्स डिस्टेंस पे, एक एंड से एक्स डिस्टेंस पे अगर मेरे को रेडियस निकालनी है तो फिर मैं कितना कैसे निकालूंगा बता, ए से ज्यादा होगा। अब वो कितना ज्यादा होगा उसके लिए मैंने क्या किया देखो, एल लेंथ में चेंज इन रेडियस b माइनस ए है, तो वन लेंथ में चेंज इन रेडियस कितना होगा, इसका मतलब x लेंथ में चेंज इन रेडियस कितना होगा, वो मैंने 8 ऐड कर दिया। अब बस यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकाल लो पहले। अब तुम अगर इतने पोर्शन का रेडियस निकालते हो पहले, रो एल अपॉन ए, तो मेरे ख्याल से एल तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डी आर रखेंगे क्यों, और ए यहां पे रखेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर यहां पे क्या रखेंगे वो मैं बता ही चुका हूं तुम्हें, आर इक्वल टू क्या रखोगे, ए से बड़ा है और कितना बड़ा है, b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, इतना बड़ा है, आर को ये रखोगे तो ये तो डी आर आ गया। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो फिर इंटीग्रेशन डी आर कर दोगे और x की लिमिट 0 से लेके l तक हो गई, बस हो जाए। ये बताओ ये समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कि सबसे पहले मैं x डिस्टेंस पे किया, वहां पे मैंने r रेडियस निकाली कितनी होगी, वो a से ज्यादा होगी, ठीक है ना, वो a से ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी वो मैंने बता दिया तुम्हें। और छोटे से पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो एल अपॉन ए, एल वहां पे डी आर होगा और ए की वैल्यू वहां पे पाई आर स्क्वायर होगी, फिर उसको इंटीग्रेट कर ये कर। तो मैं फाइनली थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्या है सुनो जो हमने पढ़ा अभी। हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, एक तो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस वायर वो भी कंडक्टिंग होता है, क्योंकि अगर वो कंडक्टिंग नहीं होगा तो उससे करंट या चार्ज का फ्लो कैसे होगा, एक तो ये बताया। दूसरा दूसरा मैंने तुम्हें ये बताया कि ये तो जस्ट एक सिंबल है, एक्चुअल में जिगजैग टाइप की कोई चीज नहीं होती है, वो तो तुम्हें रेजिस्टेंस वायर तो ऐसे ही कुछ मिलेंगे। तीसरा तीसरा मैंने तुम्हें ये बताया कि रेजिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स या फिर दो सरफेस के बीच में निकाला जाता है, और वो दो पॉइंट्स जैसे ज्यादातर में मैंने 1 और 2 लिए थे, या ए और बी कह लो। अब इसको मैं कुछ ऐसे एज्यूम करता हूं कि जैसे मान ले 1 से 2 के बीच में करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब 1 का पोटेंशियल मैंने ज्यादा रखा, 2 का पोटेंशियल मतलब कम रखा, तो 1 से 2 के बीच में करंट का फ्लो हो रहा है। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता था वो होता था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता था,
और मैंने आपको बताया कि लेंथ वो डायमेंशन है जो 1 और 2 के अलोंग है, या ए और बी के अलोंग है, या फिर जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसके अलोंग है। और ए वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो 1-2 के कह लो, ए बी के कह लो, या फिर करंट जिधर को फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा तो फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर तुम इंटीग्रेशन पे जाओगे। और नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मैंने 3 एग्जांपल बताए। एक तो ये स्पेरिकल वाला था, एक सिलेंड्रिकल वाला था, और एक इस टाइप से था। ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हमने 3 एग्जांपल किए। अब तीनों केस में जो लेंथ लोगे वो तो डी आर लोगे, मतलब डी आर के लिए कह रहा हूं मैं, डी आर के लिए जो लेंथ लोगे वो तो डी आर लोगे। एरिया बस ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे इस वाले केस में मैंने 4πr² लिया था, इस वाले केस में एरिया मैंने 2πrl लिया था, और इस वाले केस में मैंने πr² लिया था, और r को जो मैंने लिया था वो लिया था a से बड़ा ही है रेडियस, a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, इतना लिया। तो इसको तुम लोग अच्छी तरीके से देख लेना बेटा। अब चलते हैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, जैसे ये सिलेंड्रिकल वाला एग्जांपल था ना, ये वाला, इसमें अंदर वाली सरफेस को मैंने 1 लिखा और ये लिखा 2। तो जब मैंने R12 निकाला तो इसमें 1 से 2 पे जाने पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्म था। तो हमने रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन से निकाला था। लेकिन अगर मान लो मुझे इसके और इसके बीच में निकलना होता बेटा, ये और ये, मान लो इसको मैं 3 से 4 कहता, तो रेजिस्टेंस बिटवीन 3-4 निकालना होता, तो फिर ये मेरा डायरेक्ट निकल जाता, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। रो एल अपॉन ए, और यहाँ पे जो लेंथ आती वो एक्चुअल में लेंथ ही आती, और ये जो एरिया आता वो आता पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इतने में मटेरियल था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिलेंड्रिकल वाले केस में, हॉलो सिलेंडर वाले केस में, हॉलो सिलेंडर वाले केस में अगर मैं इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो इंटीग्रेशन से निकलेगा। लेकिन अगर मैं 3 और 4 के बीच में निकालूंगा तो फिर वहां पे मुझे कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा रो एल अपॉन ए का। एक तो ये है। अब चलते हैं दूसरी बात। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है।
अब मैं एरिया को वॉल्यूम अपॉन लेंथ भी लिख सकता हूं ना, वी यहां पे वॉल्यूम है, क्यों? एरिया को मैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिखूंगा तो ये देखो, ये ऐसे हो गया, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, सेम मटेरियल के लिए, एक ही मटेरियल की बात कर रहा हूं, रो की वैल्यू तो फिक्स है। चलो अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे आर प्रोपोर्शनल टू एल का। इसका मतलब अगर लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम फिक्स है तो फिर तुम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसका मतलब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आएगा। अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स आ जाएगा। दोबारा सुन लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने वी अपॉन एल लिख लिया, तो इसका मतलब ये हो गया रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब एक गिवन मटेरियल के लिए रो की वैल्यू तो फिक्स है। अब मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है फिर तो तुम आर प्रोपोर्शनल टू एल लगाओगे। इसका मतलब अगर लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस डबल होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम फिक्स है तो फिर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगाओगे। इसका मतलब लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। एग्जाम्पल देखो तब क्लियर होगा। जैसे मान लो ये एक वायर था, इन दो पॉइंट्स के बीच में मान लो रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब तुमने, कोई बात नहीं बेटा, अब तुमने क्या किया ना, ध्यान से देखो बेटा, इसकी लेंथ को डबल कर दिया लेकिन एरिया सेम रखा। जैसे ना इसका एरिया ए था मान लो, तो इसका एरिया भी ए ही रखा, लेकिन तुमने लेंथ को डबल कर दिया तो इसमें लगेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल लगेगा। इसका मतलब ये 8 ओम आ जाएगा। लेकिन अब दूसरे में क्या है देखो, मैंने इसी वायर को खींच के इसकी लेंथ डबल कर दी, सेम वायर को खींच के लेंथ डबल कर दी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा बेटा। आपके मैंने वॉल्यूम सेम रखा है। ईशान समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं? हाँ, इस वाले में मैंने वॉल्यूम सेम रखा हुआ है। तो इसका मतलब अब तुम लगाओगे आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगाओगे। समझ गए ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगाओगे। इसका मतलब लेंथ को डबल कर दिया था तुमने खींच के इसको, तो 4 टाइम्स का चेंज आएगा तो ये 16 ओम हो जाएगा। अब बताओ दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? बताओ बेटा जी, किसान बता बेटा, दोनों में डाउट तो नहीं है? अगर तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स रखते हो तो लगाओगे आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगर तुम वॉल्यूम को फिक्स रखते हो मतलब उसी वायर को खींच देते हो, ठीक है ना, उसी वायर को खींच देते हो, तो इसका मतलब आपके वॉल्यूम फिक्स है, तो फिर तुम लगाओगे तब लगाओगे आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये कितना होगा? अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। पहली बात ये बताओ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो तुम्हें दो इफेक्ट्स दिखाई देंगे। इफेक्ट 1, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। बताओ बेटा जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहला इफेक्ट तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं लग रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ जाएंगे। ये बताओ, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे ना बेटा जो है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट के लिए वो है ना, बताओ, करंट फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। अगर तुम उसको देखोगे तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। एक तो तुम्हें ये इफेक्ट दिखाई देगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, मतलब करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उनके आपस में या फिर आयन से कोलिजन भी बढ़ जाएंगे ना। अगर तुम देखोगे तो कोलिजन्स भी तो बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, बताओ जो है। कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज ड्यूरिंग करंट फ्लो। लेकिन अगर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो फिर उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। भाई सिंपल सी बात है, तुम मान लो मूव कर रहे हो, कहीं को मूव कर रहे हो और बार बार टकरा रहे हो बेटा, किसी से टकरा रहे हो जो है, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ जो है। तो दिस इफेक्ट increases the resistance। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। जब भी आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको दो इफेक्ट दिखाई देंगे। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिल जाएंगे आपको। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका मतलब ये तो रेजिस्टेंस को कम करेगा। लेकिन दूसरा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, मतलब करंट फ्लो हो रहा होगा, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट्स आ रहे हैं बेटा जो है। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, देखो। कंडक्टर्स में ऑलरेडी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलरेडी टू मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या कह लो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं। तो उसमें जो E2 फैक्टर होगा वो डोमिनेट करेगा ना फिर। नहीं, बताओ भाई, तुम किसी को कितना निचोड़ोगे, आप ये बताओ, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। उसमें तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब इसमें E2 फैक्टर डोमिनेट करेगा। इस वाले में E2 फैक्टर डोमिनेट करेगा। या तुम कह सकते हो कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा जो है, समझ गए ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ईशान समझ में आ गया बेटा जो है कि
कंडक्टर्स में ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उसको और कितना निचोड़ोगे बेटा जो है, तो उसमें कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा बता जो है, उसमें दूसरा वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स के जैसे एग्जांपल देख लो ना, कार्बन हो गए, सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, सिलिकॉन वैली नहीं कहते बेटा जो है, ये कह लो, ये सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। और कंडक्टर्स में जैसे देख लो, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। अब सेमीकंडक्टर्स में तुम जानते हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं बेटा जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये काफी कम होते हैं। इसका मतलब इसमें इवन फैक्टर डोमिनेट करेगा, देयरफॉर E1 ये डोमिनेट करेगा। या कह लो रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वो कम होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी बेटा जो है। तो आप कह सकते हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये तो कम हो गया, ध्यान रखना ये कम होगी। और कंडक्टिविटी अगर मैं पूछूं तुमसे, कंडक्टिविटी ये फिर इंक्रीज होगी। ये एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। किसी भी मटेरियल का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हें दो इफेक्ट साथ साथ दिखेंगे। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए। तो इससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन साथ में दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। इसमें उल्टा होगा, फिर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी कम होगी। अब मैंने तुमसे कहा कि कंडक्टर्स में क्या होता है, पहले से ही बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब उसमें E2 फैक्टर डोमिनेट करेगा, सेकेंड वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, पहले से कम होते हैं, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें E1 फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये कह लो कुछ हो गया। जैसे एक बार आईटी में क्वेश्चन आया था, बताते हुए चलना। एक कॉपर था और एक सिलिकॉन था, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से 0 केल्विन की तरफ ले जाते हो, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और किसका कम होगा बेटा, बताओ जो है। कॉपर का, एक कॉपर है एक सिलिकॉन है बेटा जो है, एक कॉपर है एक सिलिकॉन है, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसका कम होगा बेटा जो है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, ध्यान रखना, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। तो कॉपर कंडक्टर है, क्यों नहीं है, कॉपर कंडक्टर है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी लेकिन बढ़ेगी। और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है,
तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ईशान समझ में आ गया बेटा क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है और टेम्परेचर के कम होने के साथ कम होता है। सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं कंडक्टर में, ज्यादातर हम कंडक्टर में आते हैं, तो वो सुन लो क्या है। कंडक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, या कई बार तुम्हें ऐसा भी लिखा होगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, इस टाइप का लिखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंडक्टर का तुमने देखा था ना, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसमें आर नॉट क्या है ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये है रेजिस्टेंस एट सम रेफरेंस टेम्परेचर। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। रेफरेंस टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर कह लो, जो 20 डिग्री सेल्सियस से कुछ 30 डिग्री सेल्सियस कुछ ऐसे दिया होगा। एग्जाम्पल के बाद समझ में आएगा बेटा, ध्यान रखना। ये कह लो जो है, ये हो गया। अब बात आती है अल्फा क्या है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है ना, वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स ये होती है। और जो टी या डेल्टा टी है, ये रेफरेंस टेम्परेचर से जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर विथ रेफरेंस टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रेफरेंस टेम्परेचर तुम्हें 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और तुम्हें 30 डिग्री सेल्सियस पे मान लो निकालना है, तो फिर डेल्टा टी वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस होगा। किसान समझ में आ रहा है कि अगर मान लो रेफरेंस टेम्परेचर तुम्हें 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और तुम्हें 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस निकालना है, समझ गए ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो वहां पे डेल्टा टी को कितना लिखोगे, तब 10 डिग्री सेल्सियस लिखोगे, ये क्या है। ठीक, तो कंडक्टर्स में तुम ये ध्यान रखना कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी या फिर आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, इसको हम अप्लाई करेंगे और इसको अगले उसमें यूज भी करेंगे। और एक चीज और,
सेमी कंडक्टर्स में तुम्हें लग रहा है कि अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, ये तो सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फा तुम्हें नेगेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ जो है। फॉर सेमी कंडक्टर्स alpha should be negative because resistance decreases with increase in temperature. तो फाइनली मैं एक बार सारी चीजें रिवाइज कर दे रहा हूं, क्या क्या था देखो। एक तो मैंने R इक्वल टू रो L अपॉन ए बताया तुम्हें। लेंथ वो डायमेंशन लेनी है जो 1-2 के अलोंग हो, या AB के अलोंग हो, या जिधर को करंट फ्लो हो रहा है उसके अलोंग हो। और ए एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है जो 1-2 या AB या करंट के परपेंडिकुलर हो। दूसरी बात, अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो सीधे फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर एरिया वेरी कर रहा है तो फिर इंटीग्रेशन करोगे। वेरिएबल एरिया में 3 एग्जांपल दिए मैंने, स्फेरिकल वाला, सिलिंड्रिकल वाला, और वो उस टाइप से ए से बी तक जहां पर रेडियस चेंज हो रही थी। तीनों केस में लेंथ तुमने dr लेनी थी, मतलब छोटा सा जो रेजिस्टेंस निकालना था रो L अपॉन ए, उसमें लेंथ तो dr लेनी थी। एरिया में तुम्हें दिमाग लगाना था। स्फेरिकल के केस में वो 4πr² था, सिलेंडर के केस में 2πrl था, और वो जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसमें πr² था, लेकिन r क्या था, a प्लस b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, ये था क्या। उसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि सिलेंडर वाले में तुम्हें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे 1 और 2 के बीच में निकलना था तो इंटीग्रेशन से हो रहा था, लेकिन अगर 3 और 4 के बीच में निकलना है तो फिर डायरेक्ट होगा। एक चीज मैंने और बताई कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो R प्रोपोर्शनल टू L लगाओगे, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो R प्रोपोर्शनल टू L² होगा। फिर मैंने तुम्हें बताया कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो 2 इफेक्ट्स आते हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस को कम करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, लेकिन साथ में कोलिजन्स भी बढ़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा और कंडक्टिविटी को कम करेगा। अब कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बहुत ज्यादा होते हैं तो उसमें E2 फैक्टर डोमिनेट करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के बढ़ने के साथ में, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और मैंने तुम्हें एक रिलेशन दिया R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T या अल्फा डेल्टा T। R0 यहाँ पे लेकिन रेफरेंस टेम्परेचर पे है, और T या डेल्टा T उसके साथ में टेम्परेचर डिफरेंस है। और सेमी कंडक्टर्स मैंने तुम्हें क्या बताया, सेमी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेगा। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, बस हो गया ये था। बाकी चलो नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।